अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई कोरोना पेशेंट है या फिर कोई करीबी सरकारी कोविड अस्पताल में भर्ती है तो जरा सावधान हो जाइए और उसके बारे में बराबर जानकारी लेते रहिए, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका मरीज अस्पताल से गायब हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसका लावारिस में अंतिम संस्कार भी किया जा सकता है। हम डरा नहीं रहे, बल्कि बदहाल सिस्टम की एक डरावनी लेकिन सबक लेने वाली तस्वीर जरूर दिखा रहे हैं। ये कंफर्म है कि भाई एक्सीडेंट होना नहीं पता है। ना इलाज की गारंटी, ना लाश का पता। नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं आ रही। भगवान भरोसे सरकारी अस्पतालों का सिस्टम। अभी तक सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी, डॉक्टर्स की लापरवाही और ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें सामने आ रही थी। लेकिन इस बार मेरठ के मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ है वो दिल दहला देने वाला है, क्योंकि यहाँ भर्ती एक कोरोना मरीज पिछले 15 दिनों से गायब था और जब उसकी तलाश शुरू हुई तो बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। मेडिकल कॉलेज से गायब हुआ कोविड पेशेंट, परिजनों को झूठी खबरें देता रहा अस्पताल। ये तस्वीर संतोष कुमार की है। बरेली के रहने वाले संतोष कुमार को बीती 21 अप्रैल को मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण की शिकायत पर भर्ती कराया गया था। संतोष का ऑक्सीजन लेवल भी ठीक था। करीब 5 दिन पहले यानी 3 मई तक उनका ऑक्सीजन लेवल 77 पॉइंट तक पहुंच गया और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जा चुका था और उन्हें एडमिट कराया। उसके बाद से हमें अपडेट मिलती रही पापा की। पहले अपडेट मिली कि वार्ड में है और 98% ऑक्सीजन है। उसके बाद अपडेट मिली अभी 3 तारीख की अपडेट मिली कि आईसीयू में है और 77% ऑक्सीजन है। और एक दिन मतलब 2 मई को रात में अपडेट मिली कि 77% ऑक्सीजन है और मॉर्निंग में मिली कि अभी आईसीयू में ही है और ऑक्सीजन लगा हुआ है उन्हें। उसके बाद हमने 3 तारीख की रात में जब फ़ोन किया तो बोले आईसीयू में अभी वो नहीं है, आईसीयू 2 में वो नहीं है और हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन 4 मई को जब परिजनों ने संतोष कुमार के बारे में अस्पताल से जानकारी की तो पता चला कि संतोष कुमार आईसीयू में है ही नहीं। लेकिन कहां है, ये बात भी किसी को पता नहीं। संतोष कुमार के गायब होने की जानकारी होने पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में एक जांच कमेटी गठित की गई, जिसने 3 दिन बाद संतोष कुमार को खोज निकाला, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। तो उन्होंने घर वालों ने दूसरे संतोष के बारे में डॉक्टर्स ने जानकारी दे दी। अब ये कहाँ गया, इसके लिए एक जांच का विषय है। जो भी होगा उसके लिए जांच की जा रही है। कहाँ गया, कैसे गया, इसलिए पूरे हर तथ्य को देखा जा रहा है, क्योंकि हम लोग और इसमें जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मरीज की मौत के बाद भी देते रहे हेल्थ अपडेट। अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को रखा गुमराह। तो उन्होंने घर वालों ने दूसरे संतोष मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के मुताबिक संतोष कुमार की मौत भर्ती करने के 3 दिन बाद यानी 24 अप्रैल को हो गई थी। लेकिन संतोष के अटेंडेंट का नंबर अस्पताल प्रशासन के पास नहीं था, जिसकी वजह से लाश को 3 दिनों तक रखने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात है कि बीती 3 मई तक अस्पताल प्रशासन संतोष के परिजनों को उनकी हालत के बारे में हर दिन अपडेट कर रहा था। शिवांगी अपने पिता को 23 अप्रैल को ही खो चुकी थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन के गुमराह करने की वजह से किसी को उनकी मौत की खबर तक नहीं लगी, जिसकी वजह से परिवार को संतोष का अंतिम संस्कार करना भी नसीब नहीं हुआ। इस घोर लापरवाही का जब खुलासा हुआ है तो मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इसे अस्पताल में भर्ती संतोष नाम के दूसरे मरीज की वजह से कंफ्यूजन करार दे दिया और अब जांच की बात कह रहे हैं। तो उन्होंने घर वालों ने दूसरे संतोष के बारे में
डॉक्टर्स ने जानकारी दे दी। अब ये कहाँ गया इसके लिए एक जांच का विषय है। जो भी होगा उसके लिए जांच की जा रही है। कहाँ गया, कैसे गया, इसलिए पूरे हर तथ्य को देखा जा रहा है, क्योंकि हम लोग और इसमें जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन इससे संबंधित जो डॉक्टर हैं, जो भी हैं, उन्होंने बताया नहीं, इसमें वही जांच का विषय है। अगर जांच डॉक्टर ने अगर वहाँ मरीज बेड पे नहीं था, उसमें लिखना चाहिए था पेशेंट नॉट फाउंड ऑन बेड। तो उन्होंने घरवालों मेडिकल कॉलेज प्रशासन की बेशर्मी सुनिए, जिसमें बड़ी ही सफाई से प्रशासन ने संतोष के परिवार पर ही गैर जिम्मेदारी का आरोप लगा दिया। यानी संतोष की मौत होना और फिर उनका 15 दिनों तक गायब रहना, सब कुछ संतोष के परिवार की गलती की वजह से हुआ, क्योंकि अस्पताल में भर्ती कराने के बाद परिवार के लोग रोज अस्पताल नहीं पहुंचते थे, सिर्फ फोन करते थे। इतनी बेशर्मी कहां से लाते हैं जनाब? आपके अस्पताल में कौन से मरीज का इलाज चल रहा है? किस मरीज की कब मौत हो चुकी है? कौन सा मरीज 15 दिनों से गायब था? जब इन सब बातों की सही जानकारी तक आपके अस्पताल में नहीं रखी जाती, तो फिर मरीजों की जिंदगी की हिफाजत की क्या उम्मीद की जाए? मेरठ से सुधीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो खतरा कोविड अस्पतालों में ही नहीं बल्कि बाजार में है। अगर आपको भी इस वक्त रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है और आप उसे खरीद रहे हैं तो सतर्क रहें और इंजेक्शन केवल सही मेडिकल स्टोर से ही खरीदें, क्योंकि हो सकता है जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए आप हजारों रुपए देने को तैयार हो, वो असली रेमडेसिविर इंजेक्शन हो ही ना। कालाबाजारी रोकने के दावे फेल। बाजार में सांसों के सौदागरों का जाल। नकली रेमडेसिविर से मौत का खेल। अगर आप भी बाजार से रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीद रहे हैं, जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि जिस वक्त लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एक एक बूंद रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है, जिस आपदा काल में लोगों को एक इंजेक्शन के लिए जूझना पड़ रहा है, उस मुश्किल वक्त में बाजार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं। बाजार में पहुंच रहे हैं नकली रेमडेसिविर, जालसाज कर रहे थे जिंदगियों का सौदा। नोएडा पुलिस की गिरफ्त में बैठे ये आरोपी दरअसल लोगों की जिंदगी बेचने वाले मुनाफाखोर हैं। इनके पास जो बॉक्स मौजूद हैं, उसमें कोरोना से लड़ने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन है, लेकिन वो भी नकली। जी हां, किल्लत और कालाबाजारी के बीच ये लोग बाजार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर बेच रहे थे। नोएडा की सेक्टर 58 पुलिस कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस के हाथ एक ऐसा गिरोह लगा जिसके सदस्य लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। एसीपी सेकंड और एसओ सेक्टर 58 की टीम को एक सफलता मिली है, जिसमें इन लोगों ने 7 लोगों को अरेस्ट किया है। इन 7 लोगों में से 3 मेरठ के, 3 हापुड़ के और 1 फर्रुखाबाद का रहने वाला है। ये बेसिकली सभी लोग मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और अस्पतालों वगैरह में जो लोग इन सभी चीज़ों की, खास करके रेमडेसिविर और इस तरह के इंजेक्शंस को जो ढूंढ रहे थे, उन लोगों को ये अपना शिकार बनाते थे। पुलिस के हाथ लगे 7 आरोपी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। इनमें कई आरोपी एमआर हैं। इन लोगों ने रेमडेसिविर की बढ़ती मांग और किल्लत को देखते हुए लोगों से जालसाजी का तरीका खोज निकाला और खुद ही दूसरे इलाजों में काम आने वाले इंजेक्शन की शीशियों पर रेमडेसिविर का रैपर लगाकर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार कर दिया और फिर इन्हें मोटी रकम में जरूरतमंद लोगों को अस्पतालों के आसपास रहकर बेच दिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने
कई नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। एक निमोनिया में यूज होने वाले इंजेक्शन के ऊपर रेमडेसिविर का रैपर लगा करके बेच रहे थे और इनके पोजीशन से 9 इस तरह के इंजेक्शन्स मिले हैं जिसपे रेमडेसिविर का रैपर लगा हुआ है। एक इंजेक्शन बिना रैपर का है और 4-5 अन्य इंजेक्शन्स भी बरामद हुए हैं। बेसिकली ये सातों चूँकि मेडिकल से जुड़े हुए थे तो वहाँ अस्पतालों के इर्द गिर्द जाकर अपना परिचय देकर के लोगों को अपना शिकार बनाते थे और ये इंजेक्शन 12,000 से लेकर 40,000 में उनको बेचते थे। जहां एक तरफ मुनाफाखोर और लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं तो वहीं सरकारी अस्पतालों में भी मौत का खेल जारी है। ये तस्वीरें कुशीनगर के जिला अस्पताल की हैं, जहां ऑक्सीजन न मिलने से इमरजेंसी वार्ड में 4 कोविड मरीजों की मौत हो गई। प्रशासन के मुताबिक अस्पताल में ऑक्सीजन तो है, लेकिन मरीजों को लगाया जाने वाला ऑक्सीजन रेगुलेटर नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को समय पर ऑक्सीजन देने में दिक्कत आ रही है। ये हालात इसलिए हैं। हमारे पास जितने ऑक्सीजन के बेड हैं सारे बेडों पर ऑक्सीजन वाले मरीज लेते हुए हैं, सारे ऑक्सीजन के बेड फुल हैं। फिर भी मरीज उसके बाद भी आ रहे हैं तो हम लोग कोविड हॉस्पिटल में अजीम साहब से ऑक्सीजन के सिलेंडर डिमांड कर ले रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह आ रही है कि ऑक्सीजन का रेगुलेटर और पाइप नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। जिला प्रशासन बार बार ये दावा कर रहा है कि हर एक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ देखा जा रहा है कि मरीज फर्श में लेटे हुए हैं, रेगुलेटर के कैसे आप लोग इसको झेल रहे हैं? हम लोग को जो संसाधन मिल रहा है हम लोग उसका उपयोग करके जितना संभव हो पा रहा है मरीजों का। व्यवस्थाओं के लाख दावे हैं, जबकि अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम कम नहीं है। खुद शहर के डीएम ने भी अस्पताल का बिजली कनेक्शन काटे जाने की बात मानी है। यानी एक तरफ अस्पताल में मरीज जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ विभागों की लापरवाही उनकी मुश्किलों को और भी बढ़ा रही है। अभी कोविड वार्ड में बिजली कटने से, ऑक्सीजन न मिलने से कुछ मरीजों की मौत हुई है। आरोप है परिजनों का, क्या इस पे कहेंगे? ये गलत आरोप है, गलत खबर चलाया जा रहा है। बीच में कुछ समय के लिए बिजली कट गई थी, परंतु जो कुछ पेशेंट्स क्रिटिकल कंडीशन में होने के नाते उनकी डेथ हो चुकी है। सरकारी व्यवस्थाओं की लाचारी का ही आलम है कि कालाबाजारियों को लोगों की जिंदगी से खेलने का मौका मिल रहा है। व्यवस्थाओं के दावे के बीच जिंदगी के लिए जंग करते मरीजों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिन्हें बचाने के लिए उनके परिजन इन जालसाजों का आसानी से शिकार बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गांव में चुनावों का दौर तो खत्म हो गया, लेकिन वो अपने पीछे खौफनाक मंजर छोड़ गया। अब गांव में वो दौर शुरू हो गया है जिसमें दबंग वोट नहीं तो बुलेट वाली नीति अपना रहे हैं और खौफ का आलम यह है कि लोग घरों से पलायन तक करने की सोच रहे हैं। ओ भैया गोली मन चलावे ना, कोई ना हथरा इधर मारे मत रे। अरे गोली मन चलावे जाए, ओ मोहन जाए ऐसा मत करे रे। मोहन ऐसा मत करे, गोली मन चलावे भैया, हाथ जोड़ता है भैया, हाथ जोड़ता है। हाथ जोड़कर ये महिलाएं जिंदगी की भीख मांग रही हैं, कह रही हैं गोली मत चलाओ, बख्श दो, गलती हो गई। इस परिवार के लोगों के हाथ पांव तोड़ दिए गए हैं। आरोप यहां तक है कि घर की महिलाओं के कपड़े भी फाड़े गए, जानलेवा हमला किया गया। यहाँ 2 लाशें पड़ी हैं। दबंगों ने यहाँ कहर बरपाया है और सरेआम चाचा भतीजे की गोलियों से भूनकर हत्या कर डाली है। आतंक और खून से लथपथ ये सारी तस्वीरें पंचायत चुनाव के बाद की हैं। हाथ जोड़कर जिंदगी की भीख मांगती ये महिलाएं अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र की हैं। इन महिलाओं का गुनाह सिर्फ इतना था कि इन्होंने बीडीसी चुनाव जीत कर आए प्रत्याशी को वोट नहीं दिया था, जिसका अंजाम इन महिलाओं को इस तरह दहशत में भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि वोट न देने वालों को नवनिर्वाचित बीडीसी सदस्य मोहन अपने साथियों के साथ सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसने कई राउंड गांव के अंदर फायरिंग कर दहशत कायम कर दी।
झगड़ा इस बात पे हुआ था कि गांव से 2 ठाड़े थे बीटीसी पे, एक नाऊ का ठाड़ा था, एक जमौन ठाड़ा था। हमने नाऊ को गरीबी देख के उसको वोट दे दे। अब जिस जाने जादन से वोट परे वो भयो जाई दिन आते जे हमें रोज गाली दें तो आया है कि हमारे द्वार पे के गाली दें तो जानते हो हम तो ना कछु करता। आज जाने ऐसा मौको देखे हमारे आदमी पानी लगाए हुए चले गए, जाने हमारे घर पे आए कि चढ़ैया करिए और ईंट दइए और फेड़ करें, आदमी कोई ना तो ना है। हालांकि पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बीडीसी सदस्य और उसके दबंग समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है। बीडीसी विजय प्रत्याशी द्वारा फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। घटना की तस्दीक करने के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए इस संबंध में थाना इगलास में 247/21 मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत किया है। इसमें बीडीसी विजय के भाई को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पंचायत चुनाव में वोट न देने का खामियाजा बागपत का ये परिवार भी भुगत रहा है। हार से बौखलाए प्रत्याशी ने इस परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया और घर में घुसकर परिवार के सदस्यों को लाठी डंडों से पीटा। दबंग की दहशत का आलम यह है कि अब परिवार गांव से पलायन करने की सोच रहा है और घर के बाहर पलायन करने का पर्चा भी चस्पा कर दिया है। कुछ आदमी हमारे यहाँ 12-13 आदमी गांव में मतलब घर पे घुस गए और हमारे साथ मारपीट टाई करी। वो कह लगे तुम्हें वोट न देने सिखाऊंगे, तुम्हें प्रधान बनाऊंगे। थारे इतने नखरे हुए कमीन उमीन जाति सूचक शब्द कहे और जो है हमारी साथ बार पिटाई करी। दोनों भाइयों के साथ हमारी जो है मेरी 2 भतीजी हैं उनके साथ में जो है बदतमीजी करी। कोई हमारे साथ कार्रवाई ना होने के कारण जो है हम गांव छोड़ने पर मजबूर हुए, क्योंकि गरीब आदमी का तो अगर पुलिस साथ नहीं देगी, गांव वाले साथ नहीं देंगे तो क्या करेंगे जी। देखिए, छपरौली थाना क्षेत्र में गांव कुलडी में एक व्यक्ति ने ये शिकायत दर्ज कराई है थाने में, जिसमें उसने बताया कि कोई एक प्रधान प्रत्याशी था, उसके द्वारा वोट न देने के कारण उसके साथ मारपीट की गई है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिख दिया गया है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक तस्वीर बिजनौर से भी आई है, जहां रंजिश में दिन दहाड़े 2 लोगों की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कार सवार करीब आधा दर्जन बदमाशों ने साथ जा रहे चाचा भतीजे की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। सरेआम डबल मर्डर की इस खबर से धौकलपुर इलाके में दहशत का आलम है। हालांकि सूचना के बाद मौके पर आला अधिकारी दल बल के साथ पहुंचे और बहुत जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी के दावे भी किए जा रहे हैं। धौकलपुर गांव के रहने वाले वीर सिंह और अंकुर 2 लोगों की गोली मार करके हत्या की गई है। गांव से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये लोग ट्रैक्टर चला करके आ रहे थे। इससे पहले जिनकी मृत्यु हुई है, 3 लोग हत्या के मामले में ही 15 अगस्त 2015 को एक मर्डर हुआ था, उसमें जेल गए थे। उसमें एक जन अभी जेल में है, 2 बाहर आए थे लगभग 2 वर्ष पहले। आपसी रंजिश थी, छेड़खानी को लेकर के पहले मुकदमा कायम था, उसी के बदले स्वरूप में आज ये मर्डर की घटना हुआ है। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगा दी गई हैं, शीघ्र गिरफ्तारी हो जाएगी। पंचायत चुनाव के बाद गांव में पसरी दहशत की तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि चुनावी नतीजों के बाद अब रंजिशों का एक दौर भी शुरू हो गया है और दबंग वोट न देने और हार का बदला लोगों का खून बहाकर लेने लगे हैं। इस हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को ग्रामीण इलाकों में सख्ती बरतनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।